स्वागत दोस्तों के सामने सबसे बड़ी बताएंगे दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर अचानक से सितंबर क्रांति की हो गई है शुरुआत। बताएंगे बीजेपी का सबसे बड़ा विकेट गिर गया है दोस्तों। इसी के साथ में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने देर रात बुलाई अचानक बैठक। बताएंगे कौन कौन से मुद्दे को लेकर चर्चा की गई है दोस्तों। इसी के साथ में क्या बिहार के चुनावी समीकरण भी इससे साधने की हो रही है तैयारी, बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में ईडी को जमकर लगाई है कोर्ट ने फटकार, और बताएंगे कैसे भाजपा सरकार के 72 से ज्यादा बड़े ऑफिसर और 4 बड़े मंत्री फंस गए हैं हनी ट्रैप के अंदर। बताएंगे कौन से राज्य से है ये बड़ी अपडेट, और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि 17 सितंबर 2025 को मोदी के 75 साल होने से पहले मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो बीजेपी के अंदर से ही उठेगी बगावत की आग, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में होगा सितंबर क्रांति लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की ओर से एक बड़ा बयान देते हुए 9 तारीख को कहा गया कि 75 साल होते ही नेताओं को अपने पोस्ट से इस्तीफा देकर अपने पद से मुक्त हो जाना चाहिए। जैसा ही आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने यह बयान दिया दोस्तों, उनके बयान के बाद चर्चाएं शुरू होने लगी कि क्या सितंबर में क्रांति होने वाला है। 17 सितंबर को मोदी के 75 साल पूरा होते ही क्या मोदी को मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाएगा और देश में नया प्रधानमंत्री बनेगा। दोस्तों इन सारी चर्चाओं के बीच 75 साल के नेताओं के इस्तीफे का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें कि सबसे बड़ा बीजेपी का विकेट अचानक से गिरा है दोस्तों। बीते रात 10 बजते बजते खबर सामने आती है कि जगदीप धनखड़ जो देश के उपराष्ट्रपति है दोस्तों, नरेंद्र मोदी के काफी करीबी नेता है, उन्होंने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि जैसा ही उनके इस्तीफे की खबर सोशल मीडिया पर आती है दोस्तों, हड़कंप मच जाता है। कई लोगों ने कहा कि यह खबर सही नहीं है, लेकिन थोड़े देर के बाद उपराष्ट्रपति के दफ्तर से यह जानकारी मिलती है कि जगदीप धनखड़ ने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है, और सितंबर क्रांति की दिशा में यह सबसे बड़ा पहला बड़ा विकेट है दोस्तों। और इसी मई महीने में जगदीप धनखड़ भी 75 साल के ग्रुप में पहुंच गए थे दोस्तों। तो 75 साल के पहले बड़े नेता का इस्तीफा सामने आ रहा है, और इससे पहले पार्लियामेंट के अंदर मौजूद पत्रकारों की ओर से कहा गया कि शाम को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में उपराष्ट्रपति के साथ समूचा विपक्ष मौजूद था दोस्तों। बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री नहीं आए थे, यानी भाजपा के नेता बैठक में मौजूद नहीं थे। और बीते शाम बैठक में उपराष्ट्रपति ने मंगलवार यानी आज कमेटी को लंच पर बुलाया था दोस्तों, यानी आज उन्होंने लंच पर बुलाया। 4 बजे एक और बैठक होने वाली थी। पूरी तैयारी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कर दी थी दोस्तों, लेकिन रात होते होते उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया और अपने हेल्थ यानी स्वास्थ्य का हवाला देकर उन्होंने इस्तीफा दिया है दोस्तों। हालांकि उनको देखने वाले, जानने वाले और बीते दिन उनसे लगातार मुलाकात करने वाले लोगों ने कहा कि ऐसी कोई दिक्कत तो नजर नहीं आई। अचानक से कैसे हेल्थ के ऊपर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। लेकिन जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि ये मोदी पर दबाव बनाने के लिए इस्तीफा दिया गया है। 17 तारीख को मोदी के 75 साल पूरे होने वाले हैं, और उससे पहले इस्तीफे के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि नरेंद्र मोदी का इस्तीफा ही बीजेपी और एनडीए गठबंधन की फूट को बचा सकता है, वरना भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुलकर बगावत देखने को मिलेगी, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और एक तथाकथित पत्रकार है समीर, जो धनखड़ के इस्तीफे के बाद कहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे, और बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाकर चुनावी मैदान में उतरेगी। जनता दल यूनाइटेड का मुख्यमंत्री नहीं होगा, बल्कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों ये तथाकथित पत्रकार बीजेपी से अपने सूत्र जुड़े हुए बताते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ये बात प्रेडिक्ट नहीं कर पाया कि वाइस प्रेसिडेंट का इस्तीफा होगा, यानी उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा देंगे। और अब ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये बात एकदम गलत है दोस्तों, क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने कहा है कि पिताजी कहीं नहीं जा रहे, तो इसका मतलब बीजेपी को कवर करने वाले तथाकथित पत्रकारों की ओर से माहौल जरूर बनाया जा रहा है। लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि 75 साल पूरा होने पर जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है, ताकि मोदी और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं पर भी दबाव बने और वो भी अपने पोस्ट से इस्तीफा दे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये विशुद्ध रूप से दबाव की राजनीति है और बीजेपी के आपसी फूट का नतीजा है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा इस पर। बीती रात मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की ओर से लगातार बैठकें की गई दोस्तों। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर राहुल गांधी बैठक में लगातार मौजूद रहे, और इस पूरे मामले को लेकर व्यापक रूप से चर्चा की गई है दोस्तों। रवीश कुमार बोले, कहा झटका देने की राजनीति पॉलिटिक्स ऑफ शॉक के निशाने पर कौन हो सकता है, सवाल पूछा है उन्होंने। कहा कि सेहत डबल स्पीक का हिस्सा लगता है, बिग बिरादर का कमाल है या कोई दूसरा उन्हें वॉच कर रहा है। 75 साल की उम्र में 1 साल के लिए मात्र बीजेपी का अध्यक्ष क्यों बनेंगे? नड्डा और धनखड़ में अनपर्सन कौन होगा, या दोनों अपनी सीटों की अदला बदली करेंगे? अब इसी लाइन पर क्यों डिबेट कर रहे हैं? इतनी बड़ी खबर की भनक किसी भी न्यूज अखबार को नहीं मिला। पार्टी कवर करने वाले पत्रकार भी पार्टी हो गए, जैसे कार्यकर्ता को पता नहीं चलता कि वो पार्टी में क्या हो रहा है, उसकी पार्टी में क्या हो रहा है, वैसे ही कार्यकर्ता बन चुके पत्रकारों को पता नहीं चलता कि आखिर पार्टी में क्या हो रहा है। उनका काम केवल कमांड का इंतजार करना है, ना कि कमांड पर नजर रखना और रिपोर्ट करना। संसद के सत्र से पहले दिन समय ये क्यों चुना गया इस्तीफे का? बीजेपी को कब तक इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि संसद सत्र में विपक्ष किन मुद्दों को उठा रहा है, इसका जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी का। आपने 18 मिनट का वीडियो देखा। खबर तो ये चल रही थी कि मीडिया से बात करेंगे, लेकिन वो जो वीडियो अपलोड किया गया उसमें जब भी कैमरा लॉन्ग शॉट में जाता है, मीडिया और प्रधानमंत्री मोदी की दूरी बहुत ज्यादा लगती है। क्या मीडिया पास
पास खड़ा नहीं था, इंडिया गेट पर खड़ा था क्या? ये सवाल पूछा रवीश कुमार ने। दोस्तों इसी के साथ में उन्होंने अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा इसे लेकर भी चर्चाओं पर अपनी बातें स्पष्ट की है। दोस्तों रवीश कुमार कहते हैं कि इस सवाल के पीछे सब लग गए हैं कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, क्योंकि ये आसान सवाल है। तो उपराष्ट्रपति थे उनको क्यों हटाया गया? इस सवाल को सबने छोड़ ही दिया है। पता नहीं चलेगा, कम से कम यही पता कर लेते कि इस्तीफा उन्हें टाइप करके दिखाया गया था या उन्होंने खुद करवाया है। उन्हें कब पता चला कि उनका सेहत खराब है? सत्र शुरू होने के बाद या पहले ही एक देश एक चुनाव ऐसे होगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी पूरा नहीं हो सका। नीतीश कुमार उप राष्ट्रपति बनाए जाएंगे, इसकी संभावना कम लगती है। राज्यसभा की जगह लोकसभा चले गए तब क्या होगा? ये सवाल पूछा है। दोस्तों रवीश कुमार ने आगे कहते हैं कि सेहत के नाम पर धनखड़ गए हैं, तो नीतीश कुमार की सेहत इतनी अच्छी है कि वो धनखड़ की जगह लेंगे? ये सवाल स्पष्ट है दोस्तों, और इससे पता चलता है कि नीतीश कुमार को लेकर जो थ्योरी फैलाई जा रही है पूरी तरीके से गलत है। प्रधानमंत्री मोदी जेपी नड्डा का विकल्प नहीं खोज पा रहे। लगता है बीजेपी में सब डरे हुए हैं, अध्यक्ष ना कोई ऐसा बन जाए जो मोदी और शाह के कंट्रोल में ना हो। क्या मोहन भागवत नड्डा का विकल्प खोज रहे हैं? क्या मोहन भागवत अपना विकल्प खोज रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर दोस्तों 75 साल के बहस ने बीजेपी और पूरे एनडीए गठबंधन के अंदर हड़कंप बचाकर रख दिया। अगर आप भी रवीश कुमार के तर्क का समर्थन करते और मानते हैं कि नीतीश कुमार अगले उपराष्ट्रपति कतई नहीं बनेंगे, बल्कि मोदी 2025 इसी साल 17 सितंबर को इस्तीफे के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि पार्टी से आवाज उठ रही है, तो अपनी राय जरूर लिखता है दोस्तों। और बिहार में भी एनडीए गठबंधन में उठापड़क शुरू हो चुकी है। दोस्तों खबर यह है कि एनडीए के विधायक दल की बैठक में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के करीबी नेता उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी के बीच में जमकर कहासुनी हो गई। ग्रामीण कार्य विकास के कार्यक्रम में स्थानीय विधायक को नहीं बुलाए जाने को लेकर विजय सिन्हा ने अशोक चौधरी से नाराजगी जताई। इस पर दोनों के बीच में तू मैं देखने को मिली। दोस्तों विजय सिन्हा ने कहा कि गठबंधन धर्म का पालन सिर्फ एक सहयोगी को नहीं बल्कि दोनों सहयोगी करना चाहिए। विजय सिन्हा ने एनडीए की बैठक में प्रहलाद यादव का मुद्दा उठाया और दोनों नेता एक दूसरे से भिड़ते नजर आए हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताइए। इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जमकर फटकार लगाई है। दोस्तों आपको बता दें कि राजनीतिक लड़ाइयां चुनाव में लड़ी जाती है, लेकिन एजेंसियों का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के हरकतें कर रही है। दोस्तों कोर्ट की ओर से बिना नाम लिए हुए भारतीय जनता पार्टी को जमकर फटकार लगाई गई है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई और जस्टिस के विनोदन की पीठ ने इस पूरे मामले की सुनवाई की है दोस्तों। और सिद्धरमैया की पत्नी जिन पर मुडा का केस दर्ज है दोस्तों, बार बार ईडी की ओर से जाकर बोला जा रहा है कि केस को और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, जिसके कारण दोस्तों कहीं काफी ज्यादा कोर्ट परेशान हो चुका है। और कोर्ट ने आखिरकार बता दिया है कि ईडी सारी लिमिट पार कर रहा है। दोस्तों इससे पहले भी कोर्ट ने इसी तरीके का एक बयान दिया था। तमिलनाडु में ये मामला चल रहा है। इसी के साथ में दोस्तों नासिक के अंदर हनी ट्रैप का एक ऐसा मामला सामने आया जिससे बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े नेता फंस गए हैं। दोस्तों खबर यह है कि महाराष्ट्र के अंदर 72 बड़े ऑफिसर के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार के 4 बड़े मंत्री फंस गए हैं। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रफुल्ल को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आपको बता दें कि इसके बाद बीजेपी के नेता ने बम फोड़ते हुए एक वीडियो जारी कर दिया। दोस्तों इस वीडियो में बीजेपी के नेता प्रफुल्ल कह रहे हैं कि अगर मैंने एक बटन दबा दिया तो कम से कम 72 बड़े अधिकारी और महाराष्ट्र सरकार के 4 बड़े मंत्री हनी ट्रैप के मामले को लेकर बुरी तरीके से फंस जाएंगे और पूरे महाराष्ट्र और देश भर के अंदर ये एक बहुत बड़ा एक्सपोज होगा दोस्तों, यानी बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। अगर आप भी मानते हैं कि इस पूरे प्रकरण की सही से जांच होनी चाहिए और बड़ा खुलासा सबके सामने आना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। इसके साथ में भूपेश बघेल ने ईडी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया है दोस्तों, उस पर अपनी राय रखी है। भूपेश बघेल कहते हैं कि मेरे घर पर 10 मार्च को ईडी ने छापा मारा। ईडी छापा मारने के बावजूद कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं करती है, प्रेस नोट नहीं देती है कि क्या जब्त हुआ। इसके बाद 26 मार्च को सीबीआई ने छापेमारी की और कोई जानकारी नहीं दी कि उनको मिला क्या मेरे घर पर। मैंने स्वयं ही मीडिया के सामने आकर बताया कि मेरे घर पर छापेमारी में इन लोगों को क्या मिला। अब बिना समन मेरे बेटे की गिरफ्तारी के बाद एक प्रेस नोट आया है, वो भी 4 दिनों के बाद। क्या अडानी के ऑफिस का कंप्यूटर खराब हो गया था कि चिट्ठी लिखने वाला बीजेपी का सुपर सीएम छुट्टी पर था? आखिर इतने दिन क्यों लग गए? दरअसल ईडी बीजेपी के लिए और भारतीय जनता पार्टी ईडी के लिए काम करती है, इसलिए आज सर्वोच्च न्यायालय ने तगड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि राजनीतिक लड़ाइयां आप लोग चुनाव में लड़िए, ना कि ईडी का इस्तेमाल करके लड़िए। तो एक तरीके से बीजेपी को यह बड़ी फटकार है। साथ साथ दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन को संसद भवन में जोरदार तरीके से मनाया गया दोस्तों। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के सिद्धांत के प्रति खड़गे जी की प्रतिबद्धता और उनका नेतृत्व हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। ईश्वर से उनके लंबी आयु की हम लोग कामना करते हैं। और इसके बाद दोस्तों प्रियंका गांधी समेत राहुल गांधी सभी ने केक काटकर जश्न मनाया। दोस्तों आपको बता दें कि संसद भवन के अंदर जोरदार तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन सेलिब्रेशन के पीछे सबसे बड़ा कारण प्रियंका गांधी थी दोस्तों। बताया गया है कि प्रियंका गांधी ही केक लेकर आई थी जिन्होंने पूरा सेलिब्रेशन करवाया है मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बर्थडे का। दोस्तों आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बीजेपी के नेता और उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ब्रजेश पाठक कहते हैं कि कांवड़ यात्रा के बीच में समाजवादी पार्टी के कुछ लोग समाजवादी पार्टी
से जुड़े हुए अराजक तत्व कावड़ यात्रियों के भेष में घुसकर कावड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की ओर से जवाब देते हुए कहा गया कि पाठक जी कहना ये चाहते थे कि जब से वे बीजेपी में घुसे हैं तब से अराजकता, भ्रष्टाचार, गुंडई बढ़ गई है। ऐसे बाहरी लोग जो कई दलों से परिक्रमा करने के बाद अनुकंपा के परिणाम स्वरूप किसी पद पर बैठ गए हैं, वे उल जुलूल बोलकर मीडिया अटेंशन लेने का असफल प्रयास कर रहे हैं। दरअसल पाठक जी के पास कोई काम धंधा तो नहीं है। भ्रष्टाचार के अलावा अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए पाठक जी उल्टे बयान देते रहते हैं और लाइमलाइट में बने रहते हैं, यानी सीधा भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने अटैक किया है। दोस्तों देखते हैं इस पर बीजेपी के नेता की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप लगा दिए गए हैं। दोस्तों इसी के साथ में सावन की पार्टी चल रही है। दरअसल दोस्तों खबर यह है कि बिहार के अंदर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के लिए जो पार्टी रखी गई एनडीए की बैठक में, दोस्तों उसमें जमकर मटन चल रहा है। एनडीए गठबंधन की बैठक में मटन पार्टी चल रही है। ये जानकारी जैसे ही कैमरे पर सामने आती है दोस्तों सोशल मीडिया पर काफी वायरल करवाते हुए लोगों ने आरएसएस बीजेपी से कई सवाल पूछे हैं और कहा है कि क्या सावन वाला नियम विपक्ष के ऊपर लागू होता है, बाकी भाजपा और एनडीए गठबंधन वालों पर लागू नहीं होता। इसका जवाब मिलना चाहिए। साथ साथ संसद के मॉनसून सत्र का आगाज हो गया। दोस्तों पहले ही दिन संसद के दोनों सदनों के अंदर जोरदार हंगामा हुआ, जिस वजह से सदन की कार्रवाई एक बार फिर से स्थगित हो गई। दोस्तों बीच में संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग को लेकर सरकार पर जोरदार दबाव बनाया गया। आपको बता दें कि अब राज्यसभा के सभापति के इस्तीफे के बाद आज फिर मामला गरमाएगा। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा तो डंके की चोट पर होना चाहिए, अगर बीजेपी को लगता है कि उसमें कोई दोष नहीं है तो उनको इस पर चर्चा करवानी चाहिए, वरना विपक्ष की ओर से लगातार मांग उठती रहेगी। साथ साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बंगाली अस्मिता यानी गौरव के मुद्दे को तेज करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बंगालियों के खिलाफ भाषीय आतंकवाद यानी लैंग्वेज वॉर फैलाने का आरोप लगाया। दोस्तों उन्होंने कहा कि पहचान और भाषा की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक राज्य और केंद्र दोनों जगह बीजेपी को पराजित नहीं किया जाता। ममता बनर्जी ने कहा कि भाषाई भेदभाव अगर बंद नहीं हुआ तो प्रतिरोध आंदोलन दिल्ली तक पहुंच जाएगा। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के शहीद दिवस रैली के दौरान ममता बनर्जी ने 2026 के चुनाव में बीजेपी को हराने और बाद में केंद्र के सत्ता से बाहर करने का संकल्प लेते हुए स्पष्ट किया कि बीजेपी बंगाली भाषी लोगों को परेशान कर रही है, हर जगह उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। दोस्तों ममता बनर्जी का निशाना दिल्ली की ओर था, जहां पर कई सारे बस्तियों पर अवैध कब्जे पर एक्शन के नाम पर बुलडोजर चलाया गया। दोस्तों और काफी प्रवासी मजदूर बिहार और बंगाल के इन इलाकों के अंदर रहते हैं। ममता बनर्जी ने 2019 का जिक्र करते हुए कहा कि 2019 में इन लोगों ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा तोड़ी थी। अब उन्होंने मतदाता सूची से बंगालियों के नाम हटाने की अधिसूचना जारी की है। भाजपा शासित राज्यों में बंगालियों को परेशान किया जा रहा है, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, शिविर के अंदर रखा जा रहा है। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के एसआईआर अभियान के विरोध में विपक्ष मोर्चा खोल रहा है। दोस्तों ऐसे में बिहार विधान मंडल के सोमवार को शुरू हुए सत्र के दौरान पहले ही दिन मतदाता सूची को लेकर जोरदार बवाल हुआ। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि महागठबंधन के विधायक दल की बैठक में स्पष्ट तौर पर एसआईआर का विरोध किया गया है। हम सभी विधानसभा के अध्यक्ष से मांग करते हैं कि इस पर चर्चा हो, विधानसभा में बीजेपी की सरकार जवाब दे कि ये लोकतंत्र का हनन क्यों किया जा रहा है। बिहार लोकतंत्र की जननी है, अगर यही से लोकतंत्र समाप्त करने की कोशिश की जाएगी तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लगातार जारी रहेगी, हम लोग गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में जानबूझकर गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के लोगों के वोटर के लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं ताकि चुनाव में उन्हें वोट देने से रोका जा सके, विपक्ष को वोट जाने से रुके। और ये एक बहुत बड़ी साजिश है। इस मामले पर अभी बीजेपी की सरकार बिहार में चर्चा कराने को तैयार नहीं है दोस्तों, लेकिन विपक्ष की ओर से लगातार दबाव बनाया जा रहा है। साथ साथ हरियाणा कांग्रेस ने संगठन के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दोस्तों इसके लिए प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में केसी वेणुगोपाल, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद, हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ जिला अध्यक्षों की सूचनी पर 1-to-1 चर्चा करेंगे। दोस्तों इस बैठक में राहुल गांधी शामिल होंगे। हरियाणा कांग्रेस में आपसी गुटबाजी की वजह से दशकों से लगातार पार्टी के संगठन विस्तार में काफी दिक्कतें आ रही है। दोस्तों राहुल गांधी ने हरियाणा को लेकर फैसला लिया था कि पहले पार्टी के जिला स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत की जाएगी और 22 पर्यवेक्षक इसके लिए नियुक्त किए थे। सब अपने अपने जिले के अंदर गए और लोगों से पूछताछ की, यानी जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनसे डिटेल में जानकारी इकट्ठा की और 22 पर्यवेक्षकों ने राहुल गांधी को रिपोर्ट दे दी, बता दिया कि कौन से जिले में कहां पर किसे अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए और जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद प्रदेश अध्यक्ष को जिला अध्यक्ष से पूछकर बनाया जाएगा। ऐसे में दोस्तों सीधा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से संपर्क साधने का यह नया तरीका ढूंढा गया है और राहुल गांधी के पास पूरी रिपोर्ट है। अब सारी बातें डिस्कस
डिस्कस की जाएगी बड़े बड़े नेताओं से और उनको बताया जाएगा कि कार्यकर्ता क्या सोचते हैं और उसके बाद जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी दोस्तों। जिला अध्यक्ष जब चुन लिए जाएंगे तो फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाने में ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपना एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना चाहती है जो एकदम मेरिट के बेस है और जो लोग नेताओं के नाम पर जिला अध्यक्ष या फिर प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं उन लोगों को यह तगड़ा झटका है। आज सभी लोग हरियाणा कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिल्ली में मौजूद रहेंगे और आज ये सारा डिस्कशन हो जाएगा। साथ साथ दोस्तों बिहार में एनडीए विधायक दल की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी पर गुस्सा दिखाया। दोस्तों बीजेपी के कई विधायक उनके समर्थन में खड़े हो गए। ये सब ग्रामीण कार्य विभाग के एक कार्यक्रम में विधायक को ना बुलाए जाने पर हुआ। नीतीश कुमार चुपचाप सब कुछ देखते रहे। दोस्तों एनडीए गठबंधन वाले नेता एक दूसरे से भिड़े पड़े हैं लेकिन इस पर कोई भी मीडिया वाले जमकर रिपोर्ट करने को तैयार नहीं है। दोस्तों गोदी मीडिया वाले डिस्कशन तक नहीं करवा रहे कि एनडीए गठबंधन में इतनी बड़ी फूट हुई है। सोचिए दो मंत्री आपस में भिड़ गए लेकिन मीडिया वाले इस पर एक भी डिस्कशन नहीं करवा रहे। अगर ये मामला कांग्रेस पार्टी से जुड़ा सामने आ जाता तब तक बवाल काटा होता। इन्होंने भी मीडिया वालों ने खासकर गोदी मीडिया वालों ने दोस्तों साथ साथ बीजेपी के साथ सत्ता साझेदारी समझौता को लेकर एआईएडीएमके ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि 2026 में अगर तमिलनाडु के अंदर एआईएडीएमके और बीजेपी की कुछ सहयोगी पार्टी की सरकार बनती है तो फिर सरकार अगर बनेगी तो जीतने के बाद केवल एआईएडीएमके की बनेगी। बीजेपी को सरकार में सहयोगी नहीं रखा जाएगा यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार का हिस्सा नहीं होगी। केवल चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी का साथ लिया जाएगा। इस तरीके का बयान देकर कहीं ना कहीं तमिलनाडु की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से आईना दिखा रहा है उनका अपना सहयोगी दोस्तों। और बीजेपी के कार्यकर्ता तो अपने वरिष्ठ नेताओं से सवाल पूछेंगे ही कि आखिर एआईएडीएमके के साथ गठबंधन का फायदा क्या है जब इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बाद में सरकार बनाने में हमारी कोई भूमिका नहीं होगी तो हमारे कुछ विधायक जीत भी जाए तो आखिर तमिलनाडु में हमको मिलेगा क्या। तो एआईएडीएमके के साथ बीजेपी के गठबंधन पर कई सवाल है दोस्तों और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन करके एआईएडीएमके के साथ समझौता किया मोदी और शाह ने। लेकिन बदले में एआईएडीएमके वाले कह रहे हैं कि सरकार का तुम्हें हिस्सा कभी नहीं बनाएंगे। साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी पार्लियामेंट की शुरुआत को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जगह संसद भवन के बाहर वही बहुत सारे माइक लगाकर भाषण देने लगे। इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोग सवाल पूछते हुए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो होता है जो अखिलेश यादव करते हैं ना कि वो होता है जो आप कर रहे हैं। आपने तो सारे अलग अलग चैनलों के माइक लगाकर वहां से एक तरफा भाषण दे दिया जबकि वहां कोई पत्रकार दूर दूर तक मौजूद नहीं है जो आपसे कोई सवाल पूछे। 200 मीटर दूर मीडिया से बातचीत आप कर रहे हैं जबकि 200 पत्रकारों से अखिलेश यादव बात करते हैं। कैमरा उनके सामने होता है, पत्रकार सामने से सवाल पूछते हैं और सामने से जवाब जाता है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी ये सारे वरिष्ठ नेता हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक एक सवाल का जवाब देते हैं। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के बिजली मंत्री के कार्यक्रम में बिजली गायब हो गई। दोस्तों AK शर्मा मुरादाबाद के कार्यक्रम में गए थे जब 10 मिनट के लिए उनके कार्यक्रम में लाइट नहीं आई तो इस पूरे मामले पर बिजली विभाग के 5 इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया। IAS ईसा दुहन ने PVVNL MD को भी इसके लिए जिम्मेदार बताते हुए 5 लोगों को सस्पेंड किया है दोस्तों, जिसमें चीफ इंजीनियर अरविंद सिंघल का नाम है, सीनियर इंजीनियर सुनील अग्रवाल का नाम है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर प्रिंस गौतम का नाम और SDO राणा प्रताप सिंह का नाम है। इसी के साथ में JE ललित कुमार को भी सस्पेंड किया गया। सोचिए मंत्री के कार्यक्रम में 10 मिनट तक लाइट नहीं आई, बिजली नहीं आई तो ये 5 जने सस्पेंड हुए हैं दोस्तों। ऐसे कितने लोगों के घर में पूरे दिन लाइट नहीं आती और कई जगह तो इतने घंटे का पावर कट होता है दोस्तों की कुछ कहना ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर जमकर बिजली विभाग ने इस बार लोगों को गर्मी में परेशान किया था और अभी भी गर्मी जब वापस आएगी दोस्तों ऐसे ही हालात देखने को मिलेगा। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ तेजस्वी यादव बोले, कहा जो बाबा लोग बिहार में आते हैं बीजेपी को प्रमोट करने के लिए, बीजेपी का प्रमोटर या प्रवक्ता बनने के लिए, बाबाओं को सामाजिक एकता और समरसता और समानता बढ़ाने वाली बातों को बोलना चाहिए, संविधान की अवधारणा का सम्मान करना चाहिए। धर्म से ज्यादा अगर उन्हें राजनीति पर बोलना है तो उन्हें अपना पर्चा निकालने वाले अंदाज में ही बेरोजगारी का पर्चा निकालना चाहिए, बढ़ते अपराध पर पर्चा निकालना चाहिए, बिहार की गरीबी का पर्चा निकालना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली का पर्चा निकालना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों धीरेन्द्र शास्त्री की ओर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ये बातें बोल रहे हैं। साथ साथ अजय माकन बोले, कहा मैं पहला आदमी था जिसने आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का जोरदार विरोध किया। पहले बहुत सारे बीजेपी के नेता अरविंद केजरीवाल को समर्थन करते थे, बाबा रामदेव, किरण बेदी और जनरल VK सिंह, लेकिन 2012-13 से ही मैं लगातार इनका विरोध करता रहा हूं। मैं खुद इनका शुरू से कट्टर विरोधी रहा हूं तो मैं इस बात का क्रेडिट ले सकता हूं क्योंकि मुझे इनके बारे में शुरू से पता था। वहीं पर गुजरात कांग्रेस की रणनीति और ज्यादा तेज देखने को मिल रही है दोस्तों। गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने नवनियुक्त अपने अमित चावड़ा यानी प्रदेश के अध्यक्ष और विधायक दल के नेता तुषार चौधरी दोनों को मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए बुलाया और शिष्टाचार मुलाकात हुई दोस्तों। इसके बाद दोनों नेताओं को बताया गया है कि गुजरात के अंदर किस तरीके से एक नई पटकथा लिखनी है और पार्टी को गुजरात के अंदर बम्पर जीत दिलवाना है। नई टीम,
नया जोश, एक लक्ष्य सत्ता परिवर्तन है। और ऐसे में देखते हैं दोनों नेता मिलकर अमित चावड़ा और विधायक दल के नेता तुषार चौधरी किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते हैं। दोस्तों राहुल गांधी का सपना सबको पता है कि गुजरात में सरकार बनाना है और उन्होंने 2024 के चुनाव में जीतते हुए पहला बयान देते हुए स्पष्ट तौर पर कहा था कि हम लोग गुजरात के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। दोस्तों आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। जैसे आधा वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।